कहानी परिवर्तन भाग 2। चंद्रदेव पहाड़ चलने को प्रस्तुत हुआ। विवश होकर मालती को भी पहाड़ जाना ही पड़ा। लो क्लास भी तो कुछ है, और जबकि सम्मानपूर्वक पति अपना कर्तव्य पालन कर रहा हो तो स्त्री अस्वीकार कैसे कर सकती है। जी हाँ, स्त्री को तो कुछ भी स्वीकारने अस्वीकारने की छूट ही नहीं है अभी तक। इस एकांत में जबकि पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सामने चौबीसों घंटे रहने लगे, तब आवरण का व्यापार अधिक नहीं चल सकता था। बाध्य होकर चंद्रदेव को सहायता तत्पर बनाना पड़ा। सहायता में तत्पर होना सामाजिक प्राणी का जन्मसिद्ध स्वभाव, संभवतः मनुष्यता का पूर्ण निदर्शन है। परंतु चंद्रदेव के पास तो दूसरा उपाय ही नहीं था, इसलिए सहायता का वह प्रदर्शन धीरे धीरे वास्तविक होने लगा। एक दिन मालती चीर के वृक्ष की छाया में बैठी हुई बादलों की दौड़ धूप देख रही थी और मन ही मन विचार कर रही थी चंद्रदेव के सेवा अभिनय पर। सहसा उसका जी भर आया। वह पहाड़ी रंगीन संध्या की तरह किसी मानसिक वेदना से लाल पीली हो उठी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया। उसी समय चंद्रदेव ने, जो उससे कुछ दूर बैठा था, पुकार कर कहा, मालती अब चलो ना, थक गई हो ना। वहीं सामने तो पहुंचना है, तुम्हें जल्दी हो, चले जाओ। बूटी को भेज दो, मैं उसके साथ चली आऊंगी। अच्छा, कहकर चंद्रदेव आज्ञाकारी अनुचर की तरह चला। वह तनिक भी विरोध करके अपने स्नेह प्रदर्शन में कमी करना नहीं चाहता। मालती अविचल बैठी रही। थोड़ी देर में बूटी आया, परंतु मालती को उसके आने में विलंब समझ पड़ा। वह इसके पहले भी पहुंच सकती थी। मालती के लिए पहाड़ी युवती बूटी परिचारिका के रूप में रख ली गई थी। यह नाटी सी गोल मटोल स्त्री गेंद की तरह उछलती चलती थी, बात बात पर हंसती और फिर उस हंसी को छिपाने का प्रयत्न करती रहती थी। बूटी ने कहा, चलिए, अब तो किरणें डूब रही हैं और मुझे भी काम निपटाकर छुट्टी पर जाना है। छुट्टी? आश्चर्य से झल्लाकर मालती ने पूछा। हाँ, अब मैं काम न करूंगी। क्यों, तुझे क्या हो गया बूटी? मेरा ब्याह इसी महीने में हो जाएगा। कहते हुए उस स्वतंत्र युवती ने हंस दिया। वन की हरिणी अपने आप जाल में फंसने क्यों जा रही है? मालती को आश्चर्य हुआ। उसने चलते चलते पूछा, भला तुझे दूल्हा कहाँ से मिल गया? ओह, तब आप क्या जाने कि हम लोगों के ब्याह की बात पक्की हुए 8 बरस हो गए। नीलधर चला गया था लखनऊ कमाने, और मैंने भी हर साल वही नौकरी करके कुछ न कुछ यही 500 रुपये बचा लिए। अब वह भी 1000 और गहने लेकर परसों पहुंच जाएगा। फिर हम लोग ऊंचे पहाड़ पर अपने गांव में चले जाएंगे। वहीं हम लोगों का घर बसेगा। खेती कर लूंगी, बाल बच्चों के लिए भी तो कुछ चाहिए। फिर चाहे बुढ़ापे के लिए, जो इन पहाड़ों में कष्टपूर्वक जीवन यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो प्रसन्नता से बातें करती उछलती हुई चली जा रही थी और मालती हाँफने लगी थी। मालती ने कहा, तो क्यों दौड़ी जा रही है? अभी ही तेरा दूल्हा नहीं मिलना जा रहा? कमरे के दोनों ओर पलंग बिछे थे। मच्छरदानी में 2 व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहे थे। चंद्रदेव सोच रहे थे, यह बूटी अपनी कमाई से घर बसाने जा रही है। कितना प्रगाढ़ प्रेम इन दोनों में होगा। और मालती बिना कुछ हाथ पैर हिलाए डुलाए अपनी संपूर्ण शक्ति से निष्क्रिय प्रतिरोध करती हुई, सुख भोग करने पर भी असंतुष्ट। चंद्रदेव था तार्किक। वो सोचने लगा, तब क्या मुझे इस प्रसन्न करने की चेष्टा छोड़ देनी चाहिए? मरे चाहे जिए, मैंने क्या नहीं किया इसके लिए। फिर भी भवें चढ़ ही रहे तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मिलता है इस हृदयहीन बोझ को ढोने से? बस अब मैं घर चलूंगा। फिर मालती के बाद एक दूसरी स्त्री। अरे वह कितना आज्ञाकारिणी, किंतु क्या यह मर जाएगी? मनुष्य कितना स्वार्थी है। फिर मैं ही क्यों नहीं मर जाऊं? किंतु पहले कौन मरे? मेरे मर जाने पर वह जीती रहेगी। इसके लिए लोग कितने तरह के कलंक, कितनी बुराई की बातें सोचेंगे। और यही जाने क्या कर बैठे।
तब इसे तो लज्जित होना ही पड़ेगा। मुझे भी स्वर्ग में कितना अपमान भोगना पड़ेगा। मालती के मरने पर लोकापवाद से मुक्त मैं